ये तेरे मोबाइल में अपना पास से भी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube के इस सेशन में जिसमें हम लोग एग्जाम्पलर्स कर रहे हैं पीजीटी के लिए, है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। चलिए जुड़िए आप लोग। सभी को गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सुमित जी। निपुण जी, क्लास स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल क्लास स्टार्ट होगा आपका, है ना। ये बोर्ड नहीं आ रहा है। साउंड सभी को आ रही है? थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, बोर्ड का नहीं आ रहा था इसमें, है ना। तो भाई एक बार आप लोग साउंड को बताइए, साउंड सभी को मिल रही है प्रॉपर? एक बार आप लोग चेक करिए, साउंड प्रॉपर मिल रही है? ठीक है निपुण जी, ओके। तो चलिए हम लोग ये स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, है ना। और कैमरा ठीक से सेट नहीं हो पाया था, है ना। तो आज हम लोग बाकी जो क्वेश्चन था इसका आज हम लोग पूरा करेंगे। फिर हम लोग आगे के क्लास के बारे में देखेंगे क्या करना है ना। ये लेकिन डेली आपका चलेगा ही, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। सभी को गुड इवनिंग। सेशन को आप लोग शेयर करिए, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या है भाई? बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न का मतलब ये है कि आपके एक से अधिक ऑप्शन सही होंगे जो आपके बनते हैं। अवधेश राज जी, पीजीटी फिजिक्स का क्लास अलग प्लेलिस्ट बना दीजिए सर। अलग प्लेलिस्ट बन गया है पीजीटी के लिए, है ना। पीजीटी फिजिक्स बाय
इंजीनियर प्रिंस सर के नाम से है। जय हिंद, जय हिंद सभी को, है ना। तो यहाँ से ये बहुविकल्पीय प्रश्न है जो आपके बीपीएससी में जो ऑप्शन देता है ई और डी, यहीं से ऑप्शन उठाता है, क्योंकि ये खतरनाक चीज है ना। इसमें एक से ज्यादा आपका सही होने की चांसेस है। तो वही चीज हम लोग आज देखेंगे। देखिए इसमें दिया गया है, बोला है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन के आधार पर, डायमेंशन के आधार पर डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नॉट करेक्ट। यानी ये बोला गया कि बीमा के आधार पर निर्णय कीजिए कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के विस्थापन के लिए निम्नलिखित संबंधों में से कौन से संबंध सही नहीं है। तो माया जी सर टीजीटी साइंस के लिए आप अगर ये सेशन देखते हैं तो आपको फिजिक्स में बहुत फायदा होगा, है ना। फिजिक्स में आपको बहुत फायदा होगा, बहुत हेल्प मिलेगा, है ना। अब देखिए आपको क्या करना है, एक डायमेंशन एनालिसिस का टर्म है, ठीक है, वो मैं अगले स्लाइड में इसको लिख देता हूं क्या टर्म है। डायमेंशन एनालिसिस का टर्म ये है, जैसे आपको इस तरह का कुछ डायमेंशन मिलेगा साथ में, जैसे लिखा हो अपना इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी गति का समीकरण की बात की जाए, गति की समीकरण की बात की जाए, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन की, इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे v बराबर u प्लस AT लिखा जाता है मेरे भाई। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो टर्म है आपके, ये आपका पहला टर्म है, टर्म आपका फर्स्ट है, यानी कि ये पद आपका पहला पद है, और ये आपका टर्म 2 है, टर्म आपका टर्म 2 है, यानी कि पद आपका 2 है, ये दूसरा पद है, ये दूसरा पद है, और ये आपका तीसरा पद है, टर्म 3 है, टर्म 3 है। तो ये 3 आपका पद दिया गया है। तो डायमेंशन के हिसाब से ये बोला जाता है कि ये जो तीनों पद का बीमा होगा एक समान होना चाहिए। तीनों पद का सर बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन करा दीजिए या जाए सर जी। हाँ वो होगा, ये पहले ये सेशन जो चल रहा है ना, इसी में कभी कभी मैं बीपीएससी का भी करा दिया करूंगा, मैं करा दूंगा तीनों पेपर को, है ना। अब यहाँ पे देखिए है क्या ये चीज, यानी कि पद 1, पद 2 और पद 3, यानी टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3 का बीमा बराबर होना चाहिए। यानी कि आप ऐसे इसका बीमा बराबर u का बीमा बराबर AT का बीमा होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है, यानी कि बीमा के हिसाब से ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। बीमा के हिसाब से ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है ना। अब यानी कि बोल सकते हैं कि किसी पद LHS के पद और RHS के पद का बीमा क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि आप ले सकते हो LHS का बीमा किसके बराबर होगा मेरे भाई, तो RHS के बराबर होगा, के बीमा के बराबर होना चाहिए, है ना। ये आपका टर्म है, इसका मतलब। और दूसरा बात कि आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपके पास लेंथ है तो लेंथ को लेंथ में ही जोड़ा जाएगा, आप लेंथ को मास से नहीं जोड़ सकते हैं। अगर आपके पास वेट है तो वेट को आप अगर मैं बोलूं कि लेंथ के साथ जोड़ो तो ये नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो जो क्वांटिटी है उसी क्वांटिटी में जोड़ा जाएगा। यानी कि आप लड़की को लड़का नहीं बोल सकते हैं, लड़का को लड़की नहीं बोल सकते हैं, है ना। लड़का लड़का एक साथ की बात है और एक जाति को रखेंगे। तो यहाँ पे उसी तरह डायमेंशन में क्या होगा, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। बिल्कुल कोई भी इक्वेशन है ना,
कोई भी इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन लेते हैं तो वो डायमेंशनली अगर करेक्ट है तो आपका फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये बता दूं कि ये बराबर होना चाहिए, और जो आपका जोड़ या घटाव हो रहा है तो जोड़ और घटाव में आप सेम बीमा वाले को जोड़ सकते हैं और सेम बीमा वाले को घटा सकते हैं। यानी कोई पद जुट रहा है, जैसे u + 80 दिया गया है, तो ये आपका इसका बीमा और इसका, ये दोनों का बीमा एक ही होगा। दोनों का बीमा क्या होगा? एक ही होगा, है ना। यानी कि इस वाले का बीमा और इस वाले के बीमा एक ही होना चाहिए, तभी आप जोड़ सकते हैं। अगर एक नहीं होगा तो आप नहीं जोड़िएगा, नहीं जोड़ पाइएगा। ठीक है, नॉट गिवन कांस्टेंट, नॉट गिवन कांस्टेंट। और कांस्टेंट को हम लोग तो लेते ही नहीं है, जो आपके कांस्टेंट वैल्यू आएगा, है ना। जैसे आप यहाँ पे इक्वेशन t = 2 पाई √L/g है, तो कोई पूछे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसका t का बीमा और इस दोनों का, इसका नहीं मेरे भाई, इसका नहीं होगा। ये इसका बीमा आपका नहीं देखना है ना, किसका t और इसका बीमा बराबर होगा तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, नहीं तो आपका करेक्ट नहीं है। चलिए अब अगला हम लोग यहां से बात करेंगे कि ये दोनों क्या होगा? डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। तो उसी बिहाफ पे ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। बोला गया है कि एक आपका सरल लोलक है, यहाँ पे देखिए ये आपका सरल लोलक है, मान लीजिए ये बॉब है और ये क्या कर रहा है? इस तरह आपका ऑक्सीलेट कर रहा है। जब ऑक्सीलेट कर रहा है तो इसका मतलब कि ये इसका मीन मैक्सिमम पोजीशन है, ये भी आपका क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। मैक्सिमम पोजीशन को एक्सट्रीम पोजीशन, और इसको हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं। तो ये ऑक्सीलेशन ऐसे होगा और ये फिर यहाँ जाकर वापस आएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा और फिर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। फिर यहाँ से ये 1 ऑक्सीलेशन पूरा हो, क्या हुआ? 1 ऑक्सीलेशन पूरा हुआ। ठीक है, अब क्या है, ये जब 1 ऑक्सीलेशन पूरा हुआ तो इसके लिए जो हम लोग इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का, विस्थापन का इक्वेशन लिखते हैं, तो ये होता है y = a sin ω_t होता है, ±5 भी लिख सकते हैं। तो a sin ω_t होगा। इसका मतलब कि मैं ये बोलूं कि यहाँ पे आपका ये जो इसका बीमा है, ये y का बीमा है, यानी डायमेंशन है, y का डायमेंशन है ये, और इसका ये टर्म का डायमेंशन, दोनों यानी दोनों बीमा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं होता है तो आपका क्या हो जाएगा? ये चीज नहीं हो पाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब यहाँ पे इस बीमा को यहां से हम लोग देखते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग बात करेंगे तो देखिए, जब भी साइन कॉस, एक और टर्म यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपके पास, एक और टर्म मैं लिख देता हूं। ये जो आपका टर्म है, अगर यहाँ साइन और इसमें कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ कॉस इसमें कुछ भी हो, यहाँ टैन इसमें कुछ भी हो, e⁻, यहाँ पे कुछ भी दिया हो, लॉग और यहाँ पे कुछ भी दिया हो, ये सारे डॉटेड जगह पे जो भी वैल्यू दिया हो ये बीमाहीन ही होता है। क्या होता है? बीमाहीन, यानी डायमेंशन लेस होता है। सर समझ में नहीं आ रहा है, एक बार और समझा दीजिए सर प्लीज। ठीक है, तो ये सारे क्वांटिटी जो है यहाँ पे कोई भी दिया जाए तो ये एंगल है और ये आपका क्या होता है? बीमाहीन होता है, और यहाँ पे भी बीमाहीन होता है, यानी कि ये डायमेंशन लेस होगा। यानी मैं यहाँ पे ऐसे बोलूं कि अगर आप साइन α/t² v इज अ वॉल्यूम, v इज अ वॉल्यूम यानी आयतन है, तो इसका बोला जाएगा अल्फा का डायमेंशन बताइए। तो अल्फा का डायमेंशन निकालने के लिए ये टोटल का डायमेंशन इसके बराबर होना चाहिए 1 के, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब जो नंबर है, नंबर जितने भी नंबर है या कोई कांस्टेंट, वो डायमेंशन लेस होते हैं। तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये v उधर जाएगा अल्फा और अल्फा t, और ये क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमको अल्फा निकालना, अल्फा का डायमेंशन, तो ये वॉल्यूम क्या होता है? L3 होता है, और आपका t टाइम T1 हो जाएगा, नीचे आएगा,
और इसको आप ऊपर ले जाते हैं तो अल्फा का डायमेंशन मिल जाएगा मेरे भाई L3T-1। तो इस तरह हम लोग डायमेंशन भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, किन्हीं को दिक्कत हो तो बोलिए, है ना। श्वेता जी आपको किस बात का दिक्कत है ना, कौन सा टॉपिक, कौन सा टर्म समझ में नहीं आया, थोड़ा आप बताइए, उसको मैं दोबारा बता दूं। ठीक है, और सेशन को शेयर भी करिए। तो इस तरह के आपका टर्म आता है इसमें, है ना। ये टर्म यानी कि यहाँ जो भी टर्म आएगा डायमेंशन लेस होगा। अब यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि y = a sin ω t, ये आयाम होता है। इसको अगर हम बात करें तो ये एम्पलीट्यूड है, आयाम है। क्या है? एम्पलीट्यूड है, आयाम है। तो हम लोग आयाम का अगर देखा जाए तो इसका भी यूनिट और डायमेंशन जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का ही होता है। तो इसका मतलब कि ये पूरा टर्म डायमेंशन लेस यानी होना चाहिए। अब इसको हम देख रहे हैं तो ये लिख रहा है 2πt/t, ये दोनों समय है। अब दोनों समय है तो यहाँ डायमेंशन लेस हो गया कि नहीं? जब यहाँ डायमेंशन लेस हो गया तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस कंडीशन में ये आपका, ये तो सही को संबोधित कर रहा है, ये सही को संबोधित कर रहा है। उसके बाद अगला जो है y = a sin vt दिया हुआ है। v क्या है? वेलोसिटी है। तो यहां से अगर vt की बात करें तो vt का डायमेंशन क्या हो जाएगा? L1t-1 और t का डायमेंशन हो जाएगा t1। तो इसके लिए करिएगा तो L1 हो गया, क्योंकि यहाँ डायमेंशन लेस नहीं आ रहा मेरे भाई। सर शुरू से थोड़ा समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, ये आपका L1 नहीं आ रहा, L1 आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये आपका संबंध सही नहीं हो रहा है, ये संबंध सही नहीं हो रहा है। अब अगला y = a/t sin t/a दिया है, y = a/t sin t/a दिया है। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई, कोई भी ये नंबर है, ये यहाँ पे जो ये वैल्यू दिया है ना, ये वैल्यू, और यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया है ये टाइम है, और a को मैं क्या मान लेता हूं, a को मैं डिस्टेंस मान लेता हूं। तो ये L-t1 हो जाएगा, जो कि आपका क्या है? डायमेंशन बन रहा है। क्या बन रहा है? डायमेंशन बन रहा है। वो करा देंगे स्वतः जी, है ना, हो जाएगा TRE 3 के लिए। तो ये L-1 और T1 दिया गया है। तो इसका मतलब कि ये भी डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। लेकिन यहां देखा जाए तो ये t/t है, ये डायमेंशन लेस हो गया, t/t है, ये भी डायमेंशन लेस हो गया। तो अपने पास a मिला कि नहीं? तो इस दोनों का डायमेंशन क्या हो गया? सेम हो गया। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन के हिसाब से ये बता रहा है कि निम्नलिखित संबंधों में से कौन सा संबंध सही नहीं है। तो अपने पास तो ये संबंध सही था और ये भी संबंध सही है, ये दोनों संबंध सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी और सी ऑप्शन हो जाएगा। बी और सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए थोड़ा सा एक बार मैं इसको समझा दूं। ये जो दिया है ना, देखिए जब भी हम लोग कोई भी डायमेंशन लिखते हैं, अगर टर्म दिया है तो सभी टर्म का डायमेंशन से आपका क्या हो जाएगा? समान होगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा कि ये वेलोसिटी पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पद दिया है। तो पहले पद का डायमेंशन दूसरे पद के बराबर, दूसरे पद का डायमेंशन तीसरे पद के बराबर होगा। यानी बी, यू और AT का डायमेंशन बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा? तो M0 L1t-1 के बराबर होगा। आप निकाल सकते हैं। यहां से हम बोल सकते हैं कि LHS का बीमा RHS के बीमा के बराबर होगा। तो इसलिए वो चीज आपका जो सामने दिया गया था क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन आपका क्या है? इसके हिसाब से बी और सी ऑप्शन होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पलर्स का क्वेश्चन है। थ्योरी के साथ 0 लेवल से कब से न्यू बैच दे रहे हैं? न्यू बैच आ गया है कुंदन जी, है ना, न्यू बैच आ गया है। ये 5 अगस्त से आपका न्यू बैच शुरू हो रहा है, 10 से 12 के बीच में। ठीक है, वो है आपका द्रोणा बैच। क्या है? द्रोणा बैच शुरू हो रहा है, जो 5 से अगस्त से शुरू होगा, 10 से 12 के बीच में 2 घंटे की क्लास होगी, जिसमें थ्योरी के साथ साथ DPP दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको NCERT एक्सरसाइज, NCERT एग्जाम्पल्स और साथ ही साथ कुछ अदर जो एडिशनल बुक होते हैं
उसके क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, एक इंग्लिश का बैच आ रहा है, ये सॉरी 26 जुलाई से आया हुआ है, जिसमें हमारे चौहान सर पढ़ाएंगे। और ये इंग्लिश के बहुत बेस्ट फैकल्टी हैं, इंग्लिश की क्या है, बहुत बेस्ट फैकल्टी हैं। और ये 9, 10, 6 to 8 और 9, 10, 11, 12 सभी कोर्स के लिए क्लास ले रहे हैं। तो अगर किन्हीं को चाहिए तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं आप, बैच को परचेज कर सकते हैं। जो फी है ऑनलाइन का वो 1499 है ना। और ये बैच परचेज करने के लिए आप ऐप पे जा सकते हैं, वहां पे ये बैच मिल जाएगा। अगर कोई आपका दोस्त है जो इंग्लिश पढ़ना चाहता है और इंग्लिश के मास्टर बनना चाहता है, तो ये मास्टरों के मास्टर हैं, है ना, चौहान सर, जो इस इंग्लिश को इस संस्था में लेके आए हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। चलिए अब अगला है आपका, अगला में देखिए क्या दिया है। अगला में है आपका इफ पी क्यू आर आर फिजिकल क्वांटिटीज। पी क्यू आर क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। क्या है, भौतिक राशि है। ये आपका भौतिक राशि कौन दिया है भाई, तो पी क्यू आर भौतिक राशि अलग अलग दिया हुआ है। हैविंग डिफरेंट डायमेंशन, ये सभी का अलग 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 बीमा है, अलग अलग बीमा है। Which of the following combination can never be meaningful quantity, यानी बोला जा रहा है कि इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन है जो मीनिंगफुल आपका क्वांटिटी नहीं दे रहा है, यानी कि आप सार्थक राशि को व्यक्त नहीं कर रहा। तो मैंने पीछे ही बोला, मैं क्या बोला मेरे भाई, मैं बोला कि अगर कोई भी क्वांटिटी है, क्वांटिटी क्या होगा, जैसे मान लो कि आप लेंथ को लंबाई के साथ जोड़ घटा सकते हो, है ना। यहां मास नहीं आ सकता है, मास को मास के साथ जोड़ घटाव कर सकते हो, आप अलग चीज को नहीं कर सकते हो, है ना। वेग को वेग के साथ प्लस माइनस कर सकते हो, त्वरण को नहीं। त्वरण को त्वरण के साथ प्लस माइनस कर सकते हो, अलग नहीं, है ना। यानी जो राशि है उसी राशि को आप प्लस माइनस कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि अपने पास जो अलग अलग भौतिक राशि है, तो ये अलग अलग भौतिक राशि का बीमा अलग अलग होगा। अलग अलग भौतिक राशि का बीमा क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसका मतलब कि इस राशि को ना हम जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। तो इसका मतलब कि मेरे पास पहला ही दिया P माइनस क्यू, क्या ये कर सकते हैं? इसका ऑप्शन आप थोड़ा मुझे बताइए, फिर मुझको लगेगा कि नहीं, मैं जो यहां पे दिखाया हूं, जो समझाया हूं, आपको समझ में आया है। कमेंट प्लीज, सभी लोग कमेंट करिए, प्लीज कमेंट करिए सभी लोग। कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए प्लीज। सीख रहे हैं तो कुछ सीखिए और आंसर बताइए आप लोग, तब हमको और अच्छा फील होगा, अंदर से मैं पॉजिटिव फील करूंगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ई आंसर, और कोई आंसर, और कोई आंसर? देखिए मल्टीपल चॉइस है, फंस जाइएगा रुपन जी, रुपेन जी फंस जाइएगा, मल्टीपल चॉइस है ना। चलिए मैं समझाता हूं, यहां आइए बोर्ड पे, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला कि जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को उसी क्वांटिटी के साथ जोड़ या घटाव कर सकते हैं। तो यहां पे मेरे भाई बताइए, P एक अलग भौतिक राशि है, Q एक अलग भौतिक राशि है, क्या इसको जोड़ घटाव किया जा सकता है? नॉट एनी। कन्हैया जी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यहां से P अलग क्वांटिटी है, Q अलग क्वांटिटी है। मेरे भाई P और Q को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये सार्थक नहीं होगा, यानी आपका पहला ऑप्शन रेडी हो गया। पहला ऑप्शन क्या हो गया, रेडी हो गया। दूसरा देखिए, बोला है P और Q, बोला क्या है, P और Q। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया
कि आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मैंने लिखा, तो मेरे भाई a एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है और t एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो जब a अलग फिजिकल क्वांटिटी होगा, t अलग फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया तो u के बराबर हो गया कि नहीं? तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। गुरुजी लेट सा आए हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है ना। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसके भी यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूं कि अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हो, दो भौतिक राशि को मल्टीप्लाई करते हो, तो हो सके इसका मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर हो जाए, तो ये आपका सार्थक होगा। यानी ये आपका सार्थक होगा। ये कहने का मतलब कि ये सार्थक राशि को व्यक्त कर रहा है, ये सार्थक राशि को व्यक्त कर रहा है, व्यक्त कर रहा है ना। दूसरा ये भी तो हो सकता है P और Q जो है वो डिवाइड कर दे R से, तो ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी, ये भी आपका सार्थक राशि को व्यक्त कर रहा है। यहां पे बोला गया कि ये PR हो सके कि PR को मल्टीप्लाई करके क्यू स्क्वायर के बराबर कर दिया जाए, वहां से डिवाइड R कर दिया जाए, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये भी बन सकता है। लेकिन ये डेफिनेट मैं कह सकता हूं कि R और Q कभी भी जुट नहीं सकता है। R और Q कभी भी जुट नहीं सकता है। क्यों नहीं जुट सकता है? क्योंकि R अलग फिजिकल क्वांटिटी है और Q अलग फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता, है ना। तो ये हो नहीं सकता कि ऐसा हो, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ई और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्त, ऑप्शन ए और ऑप्शन ई आपका करेक्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वेश्चंस, ठीक है। इस क्वेश्चन के बिहाफ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए और ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और ई हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा लाइक करते रहिए भाई सेशन को, है ना। वही तो हम लोगों का दाना पानी है, ठीक है, इस अकेले क्लासरूम का, ताकि लगे कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, मेरे भाइयों को समझ में आ रहा है और हमारे भविष्य के गुरुजनों को समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए, ये समझ में आया? किन्हीं को दिक्कत है इसमें? किन्हीं को दिक्कत है? कोई डाउट है तो बोलिए, क्योंकि यही छोटे छोटे चीज जो है ना, आगे चल के बड़ी बड़ी गलतियां होने लगती है। इसमें से एक से अधिक, बिल्कुल कन्हैया जी, ये जो मैं करा रहा हूं अभी, जो सेशन आज स्टार्ट हुआ है, ये बहुविकल्पीय है, ठीक है। तो एक से अधिक हो सकता है, ठीक है। अंकुर जी खुश रहिए, ठीक है। बहुत आप खुशी महसूस करिए, आनंद रहिए, जय जय हो आपका, है ना। और जॉब लीजिए और प्लेटफॉर्म में कम से कम एक मिठाई का डब्बा भेज दिया करिए जॉब लेने के बाद। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला है कि फोटोन विकिरण का एक क्वांटम है। फोटोन क्या है? विकिरण का क्वांटम है, एक क्वांटम है, ठीक है। उसके बाद जिसके ऊर्जा कुछ दिया है E बराबर, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये मैंने कल बताया है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यू को, इसको बोलते हैं आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये क्या आपका फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड, समय अंतराल। ये आपका हो गया, जहां V विकिरण की आवृत्ति है और H आपका प्लांक नियतांक है। H जो है आपका क्या है? प्लांक नियतांक है। रुपेन जी क्या नो लिखे? नो सर, ठीक है। मिठाई नहीं भेजिएगा क्या, है ना। तो यहां से आपसे बोला गया है कि H की विमाएं वही होगी जो रेखीय आवेग की होगी, कोणीय आवेग की होगी, रेखीय संवेग की होगी और कोणीय संवेग की होगी। यानी आपसे लीनियर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के बारे में पूछा है। जरा सा बताइए कि इसमें कौन सा आंसर होगा, ठीक है।
बोलिए इसमें कौन सा आंसर होगा? चलिए जल्दी जल्दी जल्दी। एच न्यू बराबर MBR, बिल्कुल सही अंकुर जी, बिल्कुल सही। एच न्यू बराबर MBR, बिल्कुल सही। और डी, डी ठीक है, डी एंगुलर, बिल्कुल सही बात है। और कोई और निकालिए, क्योंकि ये आपका मल्टीपल्स है। कब से न्यू बैच आ रहा है सर? रिशु मोरिया जी, ये बैच आपका आ रहा है 5 से अगस्त से, इसी 5 अगस्त से बैच आ रहा है, जो न्यू बैच है 10 से 12 में, है ना, जिसमें पहले 12th की पढ़ाई होगी, फिर 11th होगी, क्योंकि 12th से क्वेश्चन ज्यादा अब ट्रेंडिंग में लाया गया है। चलिए एक बार मैं बता देता हूं। जब भी आप इसकी बात करते हैं लीनियर इंपल्स की, तो इंपल्स होता है, यहाँ पे देखिए इंपल्स को अगर हम लिखते हैं तो एफ डेल्टा टी हो जाएगा। एफ डेल्टा टी, ये फोर्स को, बड़े फोर्स को छोटे टाइम इंटरवल के लिए अगर टकराता है तो इंपल्स जनरेट होता है। क्या होता है? इंपल्स जनरेट होता है ना। यानी इंपल्स जो है, आवेग जो है, आवेग का मतलब है कि जैसे हम लोग कोई उधर से बैट्समैन क्या किया, बाला घुमाया और बॉल को मारा, तो क्या होगा, बॉल जब हम कैच करते हैं ना, तो बॉल बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अपने हाथ पे लगती है ना, तो लगती है तो वहां इंपल्स जनरेट होता है। बात समझ में आया? तो वहीं आपका इंपल्स फोर्स और डेल्टा टी के बराबर हो गया। इसका मैं डायमेंशन बताऊंगा। एंगुलर इंपल्स जो होता है ना, ये चेंज इन आपका मोमेंटम की बात, आप एंगुलर मोमेंटम की बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपका आई एफ डेल्टा टी है ना, ये डेल्टा पी के बराबर होता है। किसके बराबर? डेल्टा पी के बराबर। और इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी हम लोग लगाते हैं मेरे भाई। क्या लगाते हैं? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम हम लोग लगाते हैं। तो यहां से डेल्टा पी हो गया। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू MVR। क्या हो जाएगा? MVR, है ना। और यहां से इसी का चेंज अगर हम कर दें तो ये निकल जाएगा आपका एंगुलर इंपल्स। क्या निकल जाएगा? एंगुलर इंपल्स। अब यहां पे देखिए लीनियर मोमेंटम होता है P, यानी कि आप P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे देखिए, अगर मैं इस लीनियर जो मोमेंटम है P है, लीनियर इंपल्स की बात करो तो इंपल्स क्या होता है? F डेल्टा टी। तो F डेल्टा टी के लिए अगर मैं यहां पे I क्या डायमेंशन की बात करूं तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा M1 L1 T-2, और यहाँ पे T का डायमेंशन 1 हो जाएगा। तो यहां से मेरे भाई मिलेगा M1 L1 T-1 मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आया? क्लियर हुआ है ना। चलिए अगला है, आपसे क्या पूछा गया है? आपसे मोमेंटम पूछा गया है। यानी P जो है मोमेंटम है, संवेग, रेखीय संवेग, रेखीय संवेग का यहीं पे मैं लिख देता हूं। रेखीय, इसका तो डायमेंशन क्या आ गया? इसका डायमेंशन आ गया M1 L1 T-1 आ गया इसका डायमेंशन। रेखीय आप संवेग की बात करते हैं तो रेखीय संवेग क्या होता है? आपका मास गुने वेलोसिटी होता है। तो मास गुने वेलोसिटी अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? मास का M1, वेलोसिटी का L1 T-1 हो जाएगा। यानी इसका बीमा जो आएगा, इसका बीमा क्या हो जाएगा? इसका M1 L1 T-1 हो जाएगा। अब मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करता हूं, तो एंगुलर मोमेंटम L का बीमा हो जाएगा MVR है। तो MVR है, तो M के लगा हम लोग M1, V का क्या हो जाएगा? V का हो जाएगा L1 T-1, और R का आपका क्या हो जाएगा? L1। तो यहां से मिल जाएगा M1 L1 और L2 और T-1 मिल जाएगा। यानी इसका बीमा अगर मैं बात करूं तो इसका बीमा क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो इसका बीमा हो जाएगा M1 L2 T-1 हो जाएगा। और ये सेम बीमा किसका होगा? तो M1 L1 और L2 T-1 का बीमा होगा। ये सभी का मैं बीमा दिखा दिया। ठीक है, ये सभी का मैं बीमा दिखा दिया। अब अपनी बारी है किसकी? प्लांक कांस्टेंट की बीमा लिखने की। तो प्लांक कांस्टेंट की बीमा क्या होगी? कल मैंने बताया था E = h न्यू होता है। क्या होता है? E = h न्यू। तो h बराबर क्या हो जाएगा? E/न्यू हो जाएगा, और न्यू को 1/t लिखते हैं तो ET हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ET। एनर्जी का बीमा क्या होगा? तो एनर्जी आप बोल सकते हैं क्या होता है? M1 L1 L2 T-2 होता है एनर्जी का,
और यहाँ पे T1 दिया गया है, तो ये हो जाएगा M1 L2 T-1। अब ये बीमा जो है किसमें मैच कर रही है, तो ये बीमा आपको मैच कर रही है कोणीय आवेग में और कोणीय संवेग में, कोणीय आवेग में और कोणीय संवेग में। मेरे भाई ये दोनों ऑप्शन होगा, ये दोनों ऑप्शन होगा। किसी को दिक्कत हो तो बताइए, किसी को दिक्कत हो तो बताइए। कोई मेरे भाई अगर आपको दिक्कत है तो आप बता सकते हैं कि सर ये चीज में मुझे दिक्कत आ रही है ना। मैं चाह रहा हूं कि आपका एक एक क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर होते चले जाए, ताकि आपको दोबारा इस चीज को देखने की जरूरत ना पड़े, है ना। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और डी नहीं, बी और डी होगा। क्या होगा, बी और डी मेरे भाई। अंकुर जी बी और डी होगा, ए और डी नहीं होगा, है ना, बी और डी होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है इफ द प्लैंक्स कांस्टेंट h एंड स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम c। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है वैक्यूम एयर में, 3 × 10⁸। लिखिए, बताइए क्या होता है। आर टेकन एज अ टू फंडामेंटल क्वांटिटीज which one of the following can in addition be taken to express length, mass or time in terms of 3 chosen fundamental quantity। यानी आपको ये बोला गया कि एक आपका क्या है, एक है h, प्लांक्स कांस्टेंट h है, और दूसरा क्या है आपका, दूसरा है कौन सा, c है। ये दो क्वांटिटी को बोला गया और इसमें ये पूछा गया, जैसे हिंदी में ही पढ़ देता हूं, यदि हम प्लांक नियतांक h तथा निर्वात प्रकाश वेग c को दो मूल राशि लें तो निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी मूल राशि ली जाए ताकि लंबाई, द्रव्यमान और समय को इन तीनों के रूप मूल राशियों के रूप में व्यक्त कर सके। ये आपसे पूछा गया है कि हम इसमें क्या लें कि तीनों में व्यक्त किया जा सके, है ना। तो बताइए इसमें क्या लिया जाएगा। यानी जब भी हम लोग बात करेंगे तो देखिए, पहला आपको दिया गया है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो आपका द्रव्यमान, समय और क्या बोला गया, लंबाई। तो यहां से देखिए सी है स्पीड, ये लंबाई भी आएगा समय भी आएगा। एच के लिए आप द्रव्यमान, लंबाई, समय भी लाइएगा, है ना। लेकिन तीसरा ऐड करने पे कोई भी इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। यानी एच का जो डायमेंशन है वो क्या है आपका, M1 L2 T-1 है ना। और उसके बाद C का अगर मैं बात करूं तो C का डायमेंशन क्या हो जाएगा, M0 L1 और T-1 हो जाएगा। ठीक है, स्पीड है। तो अब इसका मतलब कि हम लोग इसमें क्या तीसरा लाएं कि आपका तीनों में व्यक्त हो, द्रव्यमान में, समय और लंबाई में व्यक्त हो। तो कन्हैया जी का आंसर है बी। कन्हैया जी का आंसर क्या है, बी है। बी में आप जानते हैं सर्वत्र गुरुत्वीय नियतांक है, सर्वत्र गुरुत्वीय नियतांक है, जहां पे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब भी हम लोग दो पिंड की बात करेंगे, मान लीजिए एक पिंड यहाँ है और एक पिंड यहाँ है, इसके बीच का डिस्टेंस r है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा इसको मैं M1 मान लेता हूं, M2 मान लेता हूं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आप फोर्स की बात करिएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, F = G M1 M2 बाई r² होगा। यहां से अगर आप G निकालते हैं तो G क्या हो जाएगा, F r² बाई M1 M2। और यहां से अगर आप डायमेंशन इसकी निकालते हैं तो देखिए मेरे भाई, डायमेंशन अगर आप निकालते हैं तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, F के लिए आप लिखिएगा न्यूटन M1 L1 T-2, R के लिए क्या हो जाएगा L2 L r² है ना, तो हाँ L2, और मास के लिए M1 M2 है तो M के पावर -2 हो जाएगा। यहां से आपको -1 L3 T-2 मिल जाएगा, है ना। तो ये आपका L3 T-2 मिला। अब ये आपका जो है ये भी तो मास का कर रहा है, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें मास है, ये भी हो जाएगा। प्रोटॉन का भी मास होगा, लेकिन यहाँ पे चार्ज का कोई जिक्र नहीं किया मेरे भाई, चार्ज का कोई जिक्र
नहीं किया है, क्योंकि चार्ज आपका क्या कूलम आएगा। कूलम का अगर बात करें तो डायमेंशन ऑफ जो आप चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पे बीमा आवेश का जो बीमा होगा, आवेश का जो बीमा होगा उसके लिए अगर हम बात करते हैं तो आवेश का बीमा 80 होता है। क्या होता है? 80 होता है। तो ये तीसरा चौथा क्वांटिटी आ जाएगा, जो ये तीन ही में तो व्यक्त करना है, द्रव्यमान, समय और लंबाई में व्यक्त करना है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3C नहीं होगा। बाकी ये आपका तीनों ऑप्शन होगा, ए, बी और डी होगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन होगा ए, बी, डी। किन्हीं को दिक्कत हो तो आप बताइए कि सर ये चीज प्रॉब्लम हो रहा है ना? किन्हीं को, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जिनको डाउट हो इसमें? ठीक है, लाइक को बढ़ाइए, लाइक बहुत कम है। शेयर करिए भाई सेशन को, दोस्तों को बताइए ना जी, चल रहा है यहाँ पे, है ना? ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे में क्या बोला गया, बेहद आसान क्वेश्चन है ये। आप लोग चुटकियों में इसको सोल्व करिएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन क्या है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो एक्सप्रेस प्रेशर। यानी आपको जो ये सारा डाटा जो दिया गया है, ये डाटा किसको, प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप या तो प्रेशर का यूनिट लिख लीजिए या तो प्रेशर का डायमेंशन लिख लीजिए। आप प्रेशर का जिस सब दिन चलेगा, बिल्कुल सब दिन चलेगा, है ना? इस नो डाउट आज तीसरा क्लास है, तीसरा क्लास होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो यहां पे दाब की अगर बात करें, प्रेशर की बात करें तो बल बटा क्षेत्रफल यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। जब भी आप प्रेशर की बात करते हैं, है ना, प्रेशर की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो पहला ऑप्शन तो सही है। अब इसके लिए मैं ऐसे लिख लेता हूं, इसका जो यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना? और यहां से अगर मैं इसका डायमेंशन मैं लिख लूं तो डायमेंशन से भी निकल सकता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी पर यूनिट, इसको डायमेंशन में ही लिख लीजिए, उसके लिए भी निकल जाएगा। तो डायमेंशन इसका लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, m1 L1 T-2, यानी और नीचे क्या हो जाएगा L2। अब इसका m1 L T ये ऊपर जाएगा तो -1 T-2 हो जाएगा। इसी डायमेंशन हमको चेक करना है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का डायमेंशन क्या, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन होता है m1 L2 T-2, वॉल्यूम का L3 हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो m1 L आपका -1 T-2 हो जाएगा। उसके बाद आपको ये भी है एनर्जी पर यूनिट एरिया है, एनर्जी पर यूनिट एरिया है। तो एनर्जी का आप लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका m1 L2 T-2, और यहाँ पे एरिया आपका क्या हो जाएगा L²। तो ये आप लिख सकते हैं m1 L0 T-2 हो जाएगा। तो ये आपका नहीं बैठ रहा है। उसके बाद फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम लिखिएगा, तो फोर्स का होता है m1 L1 T-2 और आपका वॉल्यूम L3 हो जाएगा नीचे, तो ये ऊपर जाएगा m1 L-2 T-2, ये आपका होगा। तो ये दोनों तो मैच कर ही नहीं रहा है, ये दोनों मैच कर नहीं रहा है। ए और बी सही है, बिल्कुल अंकुर जी, ए और बी इज करेक्ट आंसर, ए और बी इज करेक्ट आंसर। आपका ए और बी, ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, बिल्कुल ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट एंड ऑप्शन डी आल्सो इनकरेक्ट, है ना? ऑप्शन डी भी आपका क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए कोई इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सबका डायमेंशन भी मैं लिख लिया,
यूनिट वाइज अगर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके लिए अगर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी को हम लोग लिखते हैं आपका 4 न्यूटन मीटर बाई मीटर क्यूब लिखेंगे, ये भी बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, है ना। और यहां से इसको लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर बाई मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर बन जाएगा। और इसके लिए अगर हम लिखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस डायमेंशन और यूनिट में साथ ही साथ लिख दिया, है ना। किन्हीं को डाउट हो तो बताइए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई बात नहीं ना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका ऑप्शन देके मुझे अच्छा फील कराइए, है ना। मुझे लगे कि आखिर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, है ना, क्योंकि बेहद आसान क्वेश्चन है। जरा कमेंट का धड़ाधड़ बढ़ाइए। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसमें कौन सा ऑप्शन, कौन कौन ऑप्शन सही है, कौन कौन ऑप्शन सही है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सुरेंद्र जी की जी बोल रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर डी। अंकुर जी बी सी डी, बी भी है, सी भी है और डी भी है। और कोई महताब जी बोल रहे हैं बी और डी, बी और डी, बी और डी। ठीक है, महताब जी का बिल्कुल सही बात है ना, बी और डी होगा। क्या होगा, बी और डी होगा, बिल्कुल। अंकुर जी बी और डी, रंजन जी बी, अरे बी के साथ कुछ और होगा, है ना। देवेंद्र जी बी और डी, बी और डी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग का आंसर बहुत सही है। सर डायमेंशन कैसे निकालें, पहले ये बेसिक बता दीजिए। मोमेंट जी आप जो है ना, अब डायमेंशन में लिखाना सिखाया हूं, है ना, कल के क्लास में। आप कल लेट हो गए, है ना। आप बने रहिए, फिर आएगा मैं बता दूंगा। अभी उसको चर्चा में लाकर उसको कर देता हूं, टेंशन ना लीजिए। मैं आया हूं तो पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है ना। कहते हैं ना कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक हार कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो थोड़ा सा आप सब्र रखिए और आपको ये चीज सारा मिलेगा। यहाँ पे टेंशन की बात नहीं है ना। आपको मंजिल तक पहुंचाने का मैंने ठाना है ना, मंजिल तक पहुंचाने का मैंने ठाना है, और मंजिल आपको दिला कर रहूंगा, आप टेंशन ना लें, है ना। तो इसके लिए देखिए, जब भी आपसे पूछे समय का मात्रक पूछा है, तो दिक्कत होती क्या है कि समय के मात्रक के लिए होता क्या है कि हम लोग प्रकाश वर्ष की बात कर लेते हैं, यानी लाइट ईयर होता है। ये क्या हो गया आपका, लाइट ईयर की बात करेंगे। तो लाइट ईयर जो है, ये भी एक ईयर जो जोड़ दिया है ना, यही कंफ्यूज हो जाता है लोग। ईयर जोड़ दिया तो लगता है कि ईयर क्या है, आपका समय का ये जो है आपका समय का मात्रक, ये बोल दिया। ईयर जोड़ दिया तो क्या हो गया, समय का मात्रक बोल दिया, हालांकि ये समय का मात्रक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल समय का मात्रक नहीं है। ये किसका मात्रक है मेरे भाई, तो ये आपका दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, दूरी का। पार्सेक भी किसका है, दूरी का, यानी एस्ट्रोनॉमिकल जो है, चांद तारे के दूरी को हम लोग मेजर करते हैं तो इसी टर्म में करते हैं, प्रकाश वर्ष या पार्सेक के टर्म में करते हैं। और आप जानते हैं कि 1 पार्सेक जो होता है, अगर बात करें तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 1 पार्सेक किसके बराबर होता है मेरे भाई, तो 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी 1 पार्सेक की अगर बात करें, 1 पार्सेक की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, 3.26 लाइट ईयर,
लाइट, LY में लिख दे रहा हूं लाइट ईयर, इतने लाइट ईयर के बराबर होते हैं। ठीक है गुरुजी, टाइम 10 से 12 PM कीजिएगा एवरीडे। अरे भाई रूपम जी 10 से 12, 10 से 11 थोड़ा सा ठीक है, 12 थोड़ा अल्टर टाइम है, लेकिन लास्ट में मैं बाद में इस चीज को करूंगा, है ना रूपम जी, बाद में ये चीज को कर दूंगा, थोड़ा सा रहम करिए, है ना। ठीक है 10 से 12 करूंगा, ऐसा नहीं है आप लोग के लिए। आप लोग मुझसे जुड़े रहिए और देखिए आप लोग का फिजिक्स किस लेवल का जाता है। आप लोग गुरु बन के जिस स्कूल में जाइएगा उस स्कूल में धमाल मचाइएगा, है ना। ठीक है और मैं, आप गुरु बन के तो आइए, मैं अपना जो जेई नीट का जितने भी मटेरियल है जो मैं पढ़ाता हूं वो सारे आपको दे दूंगा। एक बार तो आप गुरु बन के आइए और उस मटेरियल को पढ़ाकर आप पूरे नाम कमाइए अपने स्कूलों में। ठीक है और आपसे नहीं संभले तो फिर पटना अगर आपके बच्चे आते हैं तो भेज दीजिएगा मेरे पास, मैं संभाल लूंगा, है ना। प्रकाश वर्ष है, ये लाइट ईयर है, तो इसमें हम लोग ये दोनों दूरी का मात्रकीय दूरी हम लोग मेजर करते हैं। और ये सेकेंड जो है और वर्ष है ये आपका समय का मात्रक है। क्या है? समय का मात्रक है, समय का मात्रक है। ठीक है तो समय का मात्रक है तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, आपसे ये पूछा गया समय का मात्रक नहीं है तो इसमें दो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी और एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है पेड बैच लिए हैं बिल्कुल, आज तो आप लाइव थे ना। ठीक है 5 से आपका बैच स्टार्ट होगा जिसमें हम लोग 12 सेक्शन शुरू करेंगे। ठीक है तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अब देखिए ये अगला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव यहीं तक है आपके एग्जाम्पलर्स में। तो क्लियर, गुड नाइट गुरुजी, महताब आलम जी गुड नाइट। ठीक है हम लोग का आज सेशन यहीं कंप्लीट करेंगे क्योंकि आपका ये क्वेश्चंस पूरे यूनिट एंड डायमेंशन एग्जाम्पलर्स के कंप्लीट हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना। अब कल जो हम लोग पढ़ेंगे, कल बेसिक पढ़ेंगे थोड़ा सा किसका, तो वो बेसिक होगा आपका उसको सरल रेखा बोल सकते, सरल रेखीय गति या स्ट्रेट लाइन मोशन इंग्लिश में उसको बोलते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे या फेंकते हैं तो उसके चेंज कितना है, चार्ज कितना है, किस चीज का भाई चार्ज कितना है। चार्ज जो है ना, आपको एक बैच आ रहा है, ठीक है वो बैच है, आज लॉन्च हुआ है वो बैच, वो आपका द्रोणा बैच है। क्या है? द्रोणा बैच है। द्रोणा बैच जो है फॉर पीजीटी के लिए आया है, उसका जो फी है 999 है आपका ऑनलाइन फी, तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ठीक है और ऑफलाइन के लिए आप ऑफिस में आकर विजिट करिए और आपको सारा कुछ बताया जाएगा। वहां पे जो होगा, हाँ 919 है, ठीक है वहां पे जो होगा आपको मटेरियल से लेकर सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा और वहां मैं जो आपको दूंगा वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं कि मैं क्या क्या आपको देने वाला हूं। ठीक है मैं आपको दूंगा, पहला आपको क्लास जैसे ही जिस टॉपिक का शुरू होगा आपको पूरा डीपीपी मिल जाएगा। ठीक है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डीपीपी का मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, हम लोग जो नीट जेईई के लिए कराते हैं उसके लिए। ठीक है हाँ पीजीटी के लिए मैं बता रहा हूं। दूसरा आपको जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स और प्लस में उसके एक्सरसाइज, ठीक है ये साथ साथ चलता रहेगा। आपका टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा, टॉपिक कंप्लीट होगा, टॉपिक कंप्लीट होने तक आपको डीपीपी करते रहना है और साथ ही साथ एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स और उसके एक्सरसाइज करते रहना है। जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा मैं स्टार्ट करूंगा जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपके डाउट्स है उस डाउट्स को लूंगा। डाउट्स कहां से? तो जो आपके डीपीपी में डाउट्स है उसको लूंगा, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल के डाउट है मैं उसको लूंगा और जो आपके एक्सरसाइज के डाउट है मैं उसको लूंगा। उसके बाद
अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं बना रहा हूं और उसी दिन पूछ लूं, तो आप क्लास के बाद आफ्टर क्लास यू कैन आस्क मी, है ना, आफ्टर क्लास आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने सवाल। ऐसा सवाल पूछने पे कोई भी पाबंदी नहीं है। गुरुजी टेस्ट है पीजीटी का, हाँ टेस्ट रूपम जी टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, इस पे विचार चल रही है ना। एनसीईआरटी का भी करवा दीजिएगा सर जी, बिल्कुल टेस्ट स्टार्ट हो रही है ना, उसके लिए विचार हो गया है और आपको 1 सप्ताह के बाद वो टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उपलब्ध होंगे। 20 क्वेश्चन होंगे टोटल, 80 क्वेश्चन का तो संभव नहीं है, डेली का टेस्ट रहेगा, डेली टेस्ट डेली डिस्कशन, आपको 20 टेस्ट मिलेगा और 20 टेस्ट का आप बनाइए एट ए टाइम और उसके 1 घंटे आपका डिस्कस होके वो सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। डेली टेस्ट डेली डिस्कशन की बात है, क्योंकि 80 नंबर का टेस्ट लेने या 80 क्वेश्चन का टेस्ट लेने में और उसको डिस्कशन कराने में बहुत टाइम जाएगा, तो 20-20 करके हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं और वो होगा, उसका विचार हो गया है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पीजीटी का बिल्कुल, हाँ ये सारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेगा। सर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना एग्जाम तक? बिल्कुल सिलेबस मैं कंप्लीट करूंगा, इससे सर स्टेट पेपर 2 क्लियर हो जाएगी सर जी, बिल्कुल आप चिंता ना लें, स्टेट का भी ये हो जाएगा, है ना। इन्हीं को कोई कहीं से दिक्कत नहीं होने वाला है। अरे भाई मैं आपको देखिए ना कितना चीज करा रहा हूं, साथ ही साथ मैं कुछ एडिशनल जो है एडिशनल बुक से भी क्वेश्चन कराता हूं। जो एडिशनल बुक है ना, जो अलग से मैं लोग जो जेईई नीट के लिए बुक फॉलो होता है, वो भी आपके एग्जाम में, आपको पता है आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन नीट के उठा के रख देते हैं, है ना, जेईई के उठा के रख देते हैं, तो उस चीज को भी मैं लेके चलता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग को उस लेवल तक लेके जाना है और आपका क्वेश्चंस उस लेवल का आता है ना। तो आप जुड़े रहिए मेरे से, है ना, आपको बहुत फायदा करेगा। पेड बैच का टाइमिंग क्या रहेगा सर? जो आपका पेड बैच है उसका टाइमिंग आपका 10 से 12 है, 2 घंटे का क्लास है, पर डे क्लास चलता है 2 घंटा, 10 से 12 क्लास चलता है ना। 5 तारीख से आपका बिल्कुल फ्रेश बैच, जो कि आपका क्लास 12 के लिए स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्लास 12 पहले पढ़ाएंगे फिर क्लास 11 पे आएंगे, क्योंकि जो बीपीएससी ये चीज बनाया है, अपने आप को मोटिवेट कर रहा है 12th क्लास की तरफ, तो 12th को पहले मैं करा दूंगा फिर मैं 11th कराऊंगा। दोस्त ये चीज है। एक चीज मैं और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं बैच के बारे में, एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जो अपना बैच है उसमें क्या होगा, जो भी बेसिक है, बेसिक का मतलब होता है फिजिक्स का मैथमेटिक्स। क्या होता है? मैथमेटिक्स अगर आपको नहीं आता है तो आप फिजिक्स में आगे बढ़ नहीं पाइएगा, ठीक है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर रवि रंजन जी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसका टेंशन आप नहीं लीजिए, आप जुड़िए हमसे, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स जिसमें आपको वेक्टर आनी चाहिए, अगर वेक्टर नहीं आता है तो आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। अगर आपको कैलकुलस आनी चाहिए, उसके बाद आपका ट्रिगोमेट्री भी आनी चाहिए, है ना, ये सब आपका है। उसके बाद सीरीज एंड सीक्वेंस में आप एपी और जीपी ध्यान में रखिएगा, सम आपका जो है एनएट टर्म और आपका इन्फिनिटी टर्म, ये सब चीज होगा। सर फाउंडेशन 11-12 का क्लास लेते हैं? बिल्कुल हाँ लेते हैं, मैं फाउंडेशन भी हम लोग का चलता है। तो ये जो आपके लिए है, ये चीज मैं जो लेके आऊंगा, ये सैटरडे और संडे ये आपका क्लास होगा, सैटरडे और संडे ये क्लास होगा। जो बेसिक है मैं सैटरडे संडे पढ़ाकर कंप्लीट कर दूंगा, तो आपको तनिक सा जरिक सा भी दिक्कत नहीं होगा फिजिक्स में मेरे भाई, है ना। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आप जुड़िए हमसे, जुड़ के देखिए। अगर आप गर्दा नहीं मचा दिए ना तो बोलिएगा, है ना, जुड़ कर तो देखिए, है ना। बहुत आप एक नॉमिनल फी है मेरे भाई, कितना 999, है ना, ये बहुत नॉमिनल फी है एक 11-12 के पोर्शंस को कराने के लिए, है ना। आपसे कुछ नहीं लिया जा रहा, सिर्फ गुरु दक्षिणा के रूप में ये चीज लिया जा रहा है कि गुरु जी को इतना कुछ गुरु दक्षिणा दे दिया जाए। आप लोग से लिया जाएगा, आप लोग की इच्छा होगा तो बस एक मिठाई का डब्बा, साथ में आपका फोटो,
यही हम लोग के लिए काफी है ना। अरे गुरु हैं तो इसलिए, और आप भी गुरु बनने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका टेंशन नहीं लीजिएगा। और जिस दिन लेके आइएगा वो सिर्फ आपको मैं खुद जो नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जाइए ना, जम के पढ़ाइए, अपने स्कूल में अपने क्षेत्र में नाम रोशन करिए। कम से कम इतना तो रहेगा ना कि कोई एक मिले थे जिनसे हम ये चीज लेकर अपना किए, है ना। टीआरई 4 में जॉब पक्का, तो फिर आपसे मिलने आएंगे। फिरोज जी पक्का हो जाएगा, आप जुड़ के रहिए, आप जुड़ के रहिए, हिम्मत बनाइए, हिम्मत नहीं हारा जाता है, हौसले से उड़ान होती है ना। हौसला रहिए, अपने आप में हौसला रखिए अपने आप को, है ना। हौसला रहिएगा तो जबरदस्त उड़िएगा और टीआरई 4 में पक्का रिजल्ट होगा, है ना। जितना मैं दे रहा हूं उतना अगर आप कर लेते हैं लोग, तो मैं दावा कर सकता हूं आपके रिजल्ट के लिए। जितना मैं ये जो मटेरियल मैं बोल रहा हूं, डीपीपी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है, उसके बाद एडिशनल है, इतना अगर आप कर लेते हैं, इतने मटेरियल को बना लेते हैं, तो कहीं से कहीं आपका रिजल्ट भागने वाला नहीं है, आपका रिजल्ट होगा ही होगा, ये निश्चित है ना। तो आप लोग जुड़िए, ठीक है। तो चलिए हम लोग कल, आपको क्या मैं बोला, 1D का थ्योरी और 2D का। सर स्टेट में मेरा 109 मार्क्स आ रहा है, हाँ बहुत बढ़िया है फिरोज जी, बहुत ठीक है, बहुत 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 अच्छा है ना। तो हम लोग कल जो पढ़ेंगे, कल थोड़ा सा ये कल 1 घंटा के आसपास सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की पार्ट कुछ कुछ होंगी, जो एग्जाम्पलर्स में क्वेश्चन है उसके बिहा पे, और देन हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पलर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग से कल, सभी को गुड नाइट, बाय, लव यू, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं कल इसी टाइम पे 10 से 11, है ना। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, चलिए।